हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे हो। मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ। मैं हूँ सीए प्रतीक काबरा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग का क्लास। ये क्लास कंप्लीटली फ्री रहने वाला है। क्या क्या बात कर रहे हैं? और सभी लोगों को यूट्यूब पे ये पूरे लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री देखने मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हम शुरू करने जा रहे हैं सीए इंटर का पहला लेक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीए इंटर जो है वो 3 मॉड्यूल्स में हमें आईसीआई ने दिया है मई 2025 के लिए। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 को हम ओपन करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारे सिलेबस में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एडवांस अकाउंटिंग का ये सिलेबस है। इसके अंदर मेन फोकस दिया गया है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो हमारे कंटेंट में आप देखोगे कि फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग इंड एएस, साथ ही साथ फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और लाइन बाय लाइन आपको कंटिन्यूसली सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी यहां देखने मिलेंगे। चैप्टर नंबर 4 है कंपनी अकाउंट्स का, जिसमें बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आपको ब्रांच अकाउंटिंग भी इसी मॉड्यूल में देखने मिलेगी। ये जो लेक्चर की सीरीज होने जा रही है ये मॉड्यूल बेस्ड रहेगी, यानी आपको डायरेक्टली आईसीआई के मॉड्यूल में से पढ़ाया जाएगा और आपको कोई भी अलग मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमने सीए फाउंडेशन के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बेसिक्स देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम सभी रूल्स पॉलिसीज एक जगह पे पढ़ते हैं, जो हमारे आईसीआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने बनाया है। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन को डीपली समझते हैं। किसी भी देश में अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले गैप को फॉलो करना जरूरी होता है। गैप मतलब क्या? तो इट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स refers to common set of accepted accounting principles, standards, procedures that the business reporting entity must follow when it prepares the financial statement। यानी गैप का मतलब है वो सारे रूल्स जो एक कंपनी को फॉलो करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम। गैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ authoritative standards set by the policy boards and commonly accepted ways of recording and reporting accounting information। जो हमारे अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन है उसको दिखाने का, रिकॉर्ड करने का और रिपोर्ट करने का जो तरीका है, उन सभी के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कि ये गैप है। At international level, such authoritative standards are known as International Financial Reporting Standards. At many places and in India, we have नेम्ड इट एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी हमारे देश में इन सभी रूल्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जाना जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद सपोर्ट ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडीज सच एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कॉर्पोरेट्स इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए। तो जैसा आपने सुना होगा, एनएफआरए जो है वो एक न्यू बॉडी फॉर्म की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो उनको सपोर्ट करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के फॉर्म में। ये किस रिलेटेड रूल्स बताएंगे हमको? एक तो है रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन का मतलब है कि हमें कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। मेजरमेंट का मतलब है कि हमें कितने वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करना है। प्रेजेंटेशन का मतलब रहेगा कि हम उसको किस तरीके से, किस फॉर्मेट में हम उसको दिखाएंगे। और साथ ही साथ डिस्क्लोजर का मतलब है कि क्या हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे उसके साथ नोट्स टू अकाउंट्स के फॉर्म में। द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी इज टू प्रमोट डिसेमिनेशन ऑफ टाइमली एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स एंड सर्टन अदर स्टेक होल्डर्स। टाइम से करेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स तक पहुंचे, यही इसका मेन पर्पस रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिड्यूस दी अकाउंटिंग अल्टरनेटिव्स। जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं कोई भी अकाउंट्स बनाने के, तो हमें कंफ्यूजन होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता क्या है एग्जैक्टली? ये हमारी कंफ्यूजन को दूर करने का काम कर रहा है जहां पे अल्टरनेटिव अवेलेबल है, देयर बाय इंश्योरिंग दी कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस। यानी कि हमारे डिफरेंट एंटरप्राइजेस में कंपेरेबिलिटी लाने के लिए, ताकि हम दो अलग अलग कंपनीज के
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सके इजीली, ये हमको एनेबल करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करने के क्या फायदे हैं ये भी आईसीएआई ने यहां पे हमको बताया है। देखते हैं हम। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहला बेनिफिट है स्टैंडर्डाइजेशन। अगर हमारे पास कोई भी एक तरीके की अकाउंटिंग करने के लिए ऑप्शन होता तो कंफ्यूजन ही नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि मैक्सिमम जगहों पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास WDV भी एक ऑप्शन है और SLM भी ऑप्शन है। तो हमने कौन सा यूज करना चाहिए, ये कंफ्यूजन को दूर करने का काम करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमारे पास फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग मेथड्स अवेलेबल है। इसमें से यूज कौन सा करना है, वापस से हमें हेल्प करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इट हेल्प्स इन reducing or eliminating to a reasonable extent any confusing variations of accounting treatment and presentation of economic events। हमारे पास जब एक स्टैंडर्ड रूल रहेगा तो सारे अकाउंटेंट, सारे CAs उसी को फॉलो करेंगे। The standard accounting policies are intended to reflect consensus on the accounting policies to be used in different identified areas। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसमें हमें कौन से फॉर्मेट में इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करना है, कौन से मेथड से इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करना है, ये हमें देखने मिलेगा। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिस्क्राइब एनी सिंगल सेट ऑफ पॉलिसीज फॉर एनी स्पेसिफिक अकाउंटिंग एरिया दैट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर ऑल एंटरप्राइजेस, इट इज नॉट इनफ टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स एंड स्टेट दैट दे हैव बीन फॉलोड। वो कहता है कि कोई एक बिजनेस सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर सकता, ना ही कोई स्टैंडर्ड सेट है जिसको अगर हम फॉलो कर ले तो अकाउंट्स ओके हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग बिजनेस के अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, वन मस्ट डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप कौन सी पॉलिसीज यूज कर रहे हो, ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा आपके डिस्क्लोजर के अंदर। फिर चलते हैं हम रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर्स। क्या एडिशनल डिस्क्लोजर्स हमको करने हैं इसमें, तो देखिए वो कहता है सर्टन एरियाज वेयर इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड, वहां पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा आपको डिस्क्लोजर देने बोलेगा, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कॉल फॉर अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड एंड अदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which could be helpful to the readers to understand the accounting treatment done for various items in the financial statement। तो बोलता है कि हमने जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है उसका अगर हम डिस्क्लोजर दे देंगे तो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। अगला फायदा क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करने का, तो कंपेरेबिलिटी बढ़ती है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर दो अलग अलग CAs डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंटिंग करेंगे तो सेम टाइप के बिजनेस भी कंपेरेबल नहीं रहेंगे, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करते हैं। देखिए किस चीज में, इन एडिशन टू इंप्रूविंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग डेटा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग improves the comparability of the financial statement both intra enterprise and inter enterprise। इंट्रा एंटरप्राइज का मतलब होगा कि आप सेम बिजनेस का पिछले साल और इस साल का डेटा कंपेयर कर पाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और इंटर एंटरप्राइज का मतलब हो जाएगा कि आप दो अलग अलग बिजनेसेस का जो सेम इंडस्ट्री में है उनके अकाउंट्स को कंपेयर कर पाओ आसानी से, चाहे वो सेम ईयर के हो या डिफरेंट ईयर के। सच कंपैरिजन आर इफेक्टिव एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल्स फॉर असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस बाय द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस, ताकि वो आराम से अपने डिसीजंस ले पाए। ये हमको कंपेरेबिलिटी में हेल्प करते हैं। तो हमने देखा 3 मेन बेनिफिट्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। सबसे पहला है स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा है एडिशनल डिस्क्लोजर्स, तीसरा है कंपेरेबिलिटी। ये 3 फायदे हमको होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करके। अब हम समझेंगे कि एग्जैक्टली स्टैंडर्ड्स कैसे सेट किए जाते हैं, कहां से आए ये स्टैंडर्ड्स, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम, चाहे आप सेल्फ पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर के साथ पढ़ रहे हो, तो आपने ये सवाल करना चाहिए कि ये जो नॉलेज है ये आया कहाँ से, इसे हम कैसे यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये बनाता है।
किसके थ्रू? तो आइए देखते हैं. बीइंग द प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी इन द कंट्री, इट टुक अपॉन इटसेल्फ द लीडरशिप रोल इन कॉन्स्टिट्यूटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड इन 1977. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स का सेटअप किया गया था आईसीएआई के द्वारा और इस बोर्ड ने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए. कैसे डेवलप किए? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या आईएफआरएस का रेफरेंस लिया था और उसको इंडिया के हिसाब से फ्रेम किया है. इट हैज ट्राइड टू इंटीग्रेट देम इन द लाइट ऑफ एप्लीकेबल लॉज, कस्टम्स एंड यूजेज एंड बिजनेस. इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, एसोसिएशंस इन्वॉल्व थे. एसोचैम, सीआईआई, एफआईसीसीआई, ये सभी लोगों ने मिलके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने में हेल्प की. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज इंडिपेंडेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. वो किसी पे डिपेंड नहीं है. तो क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए? सबसे पहले एरिया आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमें एग्जैक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए कहां पे. तो जनरली जहां मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, मल्टीपल मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग अवेलेबल रहेगा, उस जगह पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे. फिर क्या होगा? एक स्टडी ग्रुप बनाया जाएगा ऐसे लोगों का जो एक्सपर्ट्स है उस फील्ड में, और फिर उनसे डिस्कस करके रूल्स ड्राफ्ट किए जाएंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स बाय एएसबी इज टू कंसिडर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एंड टू प्रिपेयर द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये करने के बाद में ड्राफ्ट बनने के बाद सर्कुलेशन किया जाता है इस ड्राफ्ट का. सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आफ्टर रिविजन बाय एएसबी. द काउंसिल मेंबर्स ऑफ आईसीआई and specified outside bodies such as MCA, SEBI, C&AG, CBDT और स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा, इनको कमेंट के लिए ये सर्कुलेट किया जाता है. उनके व्यूज अंडरस्टैंड करने के बाद चेंजेस किए जाते हैं उस ड्राफ्ट में और फाइनलाइज किया जाता है एक्सपोजर ड्राफ्ट. इस एक्सपोजर ड्राफ्ट को फर्दर कमेंट्स के लिए रिसीव किया जाता है और अगर कुछ कमेंट्स रिसीव होते हैं इस एक्सपोजर ड्राफ्ट के ऊपर तो उसमें फिर चेंजेस किए जाते हैं और फाइनल अप्रूवल के लिए काउंसिल के पास जाता है. अब सारे मॉडिफिकेशंस होने के बाद इसे इशू किया जाता है. ये सभी नॉलेज को आईसीआई एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये सवाल आता है. तो आईसीआई इसे एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ सकता है या फिर आपको नोट लिखने बोल सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यू क्या हो सकता है, देखिए इशू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले पैराग्राफ पे ध्यान दीजिएगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन अ रिलेवेंट सब्जेक्ट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है उनके लिए इशू करता है आईसीएआई, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए आईसीएआई इशू करता है. फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विथ एनएफआरए. मतलब कंपनीज के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे वो आईसीआई इशू नहीं कर रहा, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इशू कर रहा है इन कंसल्टेशन विथ एनएफआरए. तो इन शॉर्ट स्टैंडर्ड सेटिंग का प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट, ascertainment of views, finalization of exposure draft, comments of the exposure draft, modification of the draft and finally issue. Now let's come to the point कि अभी तक कितने accounting standard आ चुके हैं. The Institute of Chartered Accountants of India has so far issued 29 accounting standards. तो basically वो बोल रहे हैं कि पहले AS6 और AS10 अलग अलग हुआ करता था. फिक्स्ड असेट के लिए AS10 था, डेप्रिसिएशन के लिए AS6 था, लेकिन ये दोनों सेम टॉपिक पे बात कर रहे हैं इसीलिए इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है और AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड हो गया है. सिमिलरली AS8 बात करता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और AS26 जो था वो इंटैंजिबल असेट्स पे काम करता था, पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटैंजिबल असेट के रिलेटेड है इसीलिए AS8 को निकाल दिया गया है और AS26 के साथ मर्ज कर दिया गया है. Effectively now there are 27 accounting standards. AS6 और AS8 मर्ज होने के बाद में 29 से रिड्यूस होके 27 ही बचे हैं. ये जो स्टैंडर्ड रूल्स है ये आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लाइन में रहेंगे और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंडिंग में ईजी बनाएंगे. अब कुछ लोगों का सवाल ये आता है कि क्या हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद रहने चाहिए, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 3, 4, 5 इनकी लिस्ट हमें याद रहनी चाहिए. तो जी हाँ, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद करने पड़ेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे इंटर में. आइए देखते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमें पढ़ना है और वो कब से अप्लाई हुआ है. सबसे पहले AS1 है
डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS4 कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस। AS6 मर्ज हो चुका है AS10 के साथ में। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। AS8 मर्ज हो चुका है AS26 इंटेंजिबल असेट्स के साथ। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS11 फॉरेन एक्सचेंज के इफेक्ट और चेंजेस। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट। AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। AS14 अमलगमेशन। AS15 एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स यानी आपके सैलरीज, PF, बोनस, ये सब की अकाउंटिंग। AS16 बोरोइंग कॉस्ट जो आपके इंटरेस्ट की अकाउंटिंग समझाएगा। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, अगर मल्टीपल बिजनेसेस आपके एक ही नाम से चल रहे हैं, एक ही ब्रांड के अंदर चल रहे हैं, या एक ही बिजनेस के अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स है, तो उसकी अकाउंटिंग। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर AS18। AS19 लीजेस रेंटल। AS20 EPS। AS21 consolidated financial statements। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। AS23 आएगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। AS24 आएगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अगर आपका गोइंग कंसर्न नहीं है या आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो क्या होगा। AS25 है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर आप साल के बीच में या कम पीरियड का अकाउंटिंग करना चाह रहे हो तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे। AS26 इंटेंजिबल असेट्स जो आपके पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इन सब की अकाउंटिंग दिखाएगा। AS27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ जॉइंट वेंचर्स। AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। और AS29 प्रोविजंस, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज और कंटिंजेंट असेट्स। इन सभी को हम बहुत डिटेल में करने जा रहे हैं। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंप्लीटली फ्री CA इंटर एडवांस अकाउंटिंग आपको इस चैनल पे मिल रहा है। इतना बड़ा मौका आपको गंवाना नहीं है। डिटेल में हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके लेंगे और पूरा का पूरा फ्री में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे, वाइब्रेंट कॉमर्स क्लासेस के चैनल पे। अब हम आगे चलते हैं। ICAI ने इन सभी टॉपिक्स को ग्रुप वाइज डिवाइड किया है और कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक जगह लाने का काम ICAI ने किया है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है AS1, 3, 17, 18, 20, 24 और 25, ये एक साथ चैप्टर 4 में है। AS2, 10, 13 ये सारे असेट बेस्ड है, इसीलिए इसको एक जगह पे किया है। 16, 19, 26 ये सभी असेट बेस्ड आ जाएंगे। लाइबिलिटी बेस्ड जो है वो 15, 29 है। और फिनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स को इंपैक्ट करने वाले AS4, 5, 11, 22 ये चैप्टर 7 में है। चैप्टर 8 में आएगा आपका AS7 और AS9 कंस्ट्रक्शन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जो रेवेन्यू के ऊपर बात करते हैं। अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो रिलेटेड नहीं है, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ग्रांट AS12, अमलगमेशन AS14 ये चैप्टर 9 में है। चैप्टर 10 के अंदर कवर होगा 21, 23 और 27। इस तरीके से ICAI ने चैप्टर्स में सारे AS को डिवाइड किया है और हम भी इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था कि ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंड AS की तरफ कन्वर्ज करने जा रहा है। एग्जैक्टली वो किस चीज को कन्वर्ज कर रहा है, क्यों कन्वर्ज कर रहा है, क्या जरूरत पड़ गई कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हमको कन्वर्ज करना पड़ रहा है। द नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो हमने देखा कि पिछले 10 साल के अंदर कई चेंजेस आए हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। कई बिजनेसेस ट्रांसनेशनल हो गई है, यानी इंटरनेशनल बिजनेसेस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो रहा है। इसी वजह से बाहर देश से पैसा रेज करना भी एक बड़ा टॉपिक बन गया है। तो अगर बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट्स में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हमारे बिजनेसेस इंटरनेशनल मार्केट से फंड्स रेज करना चाहते हैं, तो हमारे अकाउंट्स इंटरनेशनल अकाउंट्स की तरह होने चाहिए। बाहर के इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, अगर मान लो उन्हें अपने इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, सपोज वॉरेन बफे को कोई इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो उसे तो आदत है फॉरेन के अकाउंट्स देखने की। अगर वो फॉरेन के अकाउंट्स देखने के यूज टू है
और वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पे नए कुछ अकाउंट्स देखेगा जो इंटरनेशनली कंप्लाई नहीं कर रहे, तो उसे कंफ्यूजन होगा और वो शायद अच्छे से समझ ना पाए। इसका बहुत एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे हम एक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट का। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें बोलता है कि असेट्स को उनके परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मान लो पार्ले जैसी कंपनी है जिसने 1950-60s में जमीन खरीदी थी और उस जमीन की कीमत उस टाइम पे 10,000 रुपए थी, तो आज भी अकाउंट्स के अंदर उस जमीन की कीमत, जो विले पार्ले का उनका फैक्ट्री है, उस जमीन की कीमत आज भी दिख रही होगी 10,000 रुपीज पे, जबकि आज की वैल्यू उसकी करोड़ों में है। तो अगर हम कह रहे हैं एज अ सीए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बताने देगा, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट लैंड को परचेज प्राइस पे वैल्यू करने बोल रहा है। वही अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखते हैं तो वहां पे फेयर वैल्यू का कंसेप्ट है, जिसमें हम उस असेट को आज की वैल्यू पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये फेयर वैल्यू के कंसेप्ट इंड एएस में इंक्लूड किया आईसीएआई ने, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जब हमारे अकाउंट्स देखे तो उन्हें इजीली समझ में आए कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। Each country has its own set of rules and regulations for accounting and financial reporting. Therefore, when the enterprise decides to raise capital from the markets other than the country in which they are located, the rules and regulations for other country will apply, and this in turn will require the enterprise in a position to understand differences between the rules गवर्निंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन फॉरेन कंट्री एज कंपेयर टू ओन कंट्री ऑफ ओरिजिन। वो बोलता है कि जो इन्वेस्टर है उसको अकाउंटिंग रूल्स दोनों भी समझने पड़ेंगे ताकि वो अकाउंट समझ पाए। उसे फॉरेन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग से पढ़ने पड़ेंगे, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग से पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसे इंडियन अकाउंट्स को समझने के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा। तो इसमें इन्वेस्टर परेशान हो जाता है और शायद वो फंड्स ही नहीं इन्वेस्ट करता। लेकिन आप सोचो कि अगर अमेरिकन स्टाइल में ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसी स्टाइल में अगर इंडियन स्टेटमेंट्स उसे दिखे, तो एक अमेरिकन इन्वेस्टर भी इजीली इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये सारा टॉपिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसलिए मैं इसमें नोट्स नहीं लिखा रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर से हम डिटेल नोट्स पे लिखना शुरू कर देंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। सेकेंड पॉइंट हमने जो देखा कि कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी आ रही है बिकॉज ऑफ कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कन्वर्ज हो चुके हैं। International analysts and investors would like to compare the financial statements based on similar accounting standards. जब बाहर के देश वाले जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉमन वाले टाइप के, भले ही वो क्रॉस बॉर्डर डील कर रहे हो, उनको अगर कॉमन टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिलेंगे तो वो लोग आसानी से कंपेयर कर पाएंगे। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंड एएस को इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जैसा बनाया जा रहा है। द हार्मोनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वुड हेल्प टू रेज कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स जनरली इन इंफॉर्मेशन दे आर यूजिंग टू मेक देयर डिसीजंस एंड असेस देयर रिस्क। इंडिया में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है ये उनको आसानी से समझ में आएगा। यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, इसका मतलब है कि हम सारी इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं अकाउंट्स के अंदर। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जो डिस्क्लोजर मिलते हैं उसमें कई ऐसी चीजें होगी जो हमारे लॉ में रिक्वायर्ड भी नहीं है, फिर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा कि नहीं आपको ये भी बताना है। अ स्ट्रॉन्ग नीड वाज फेल्ड बाय द लेजिस्लेशन टू ब्रिंग आउट यूनिफॉर्मिटी, रैशनलाइजेशन, कंपेरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अडेप्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हैविंग अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ accounting standard around the world is against the public interest. If accounting for the same events produces different reported numbers depending on the system of standards that are being used, then it is self-evident that accounting will increasingly be discredited in the eyes of those who are using these numbers. अगर same set of data से एक accounting standard के हिसाब से अलग रिजल्ट आ रहा है और दूसरे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग रिजल्ट आ रहा है, तो अकाउंटिंग का मीनिंग ही लोगों के नजर में खराब हो जाएगा। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरीके से डिजाइन्ड है कि वो सेम रिजल्ट या सिमिलर रिजल्ट दे इंडिया में और बाहर भी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अगर हमें चाहिए तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्लोबल बनाने पड़ेंगे। The convergence of financial reporting and accounting standard is a valuable process that contributes to the free flow of
global investment and achieves the substantial benefits of capital market stakeholders. It improves the ability of investors to compare the investment on a global basis. दुनिया भर के investors जो है वो हमारे accounts को अच्छे से समझ पाएंगे और एज अ सीए ये हमारी जिम्मेदारी है कि इंडियन कंपनीज के अकाउंट्स ऐसे बनाए कि फॉरेन इन्वेस्टर भी आराम से उसको समझ पाए. अब फिर सवाल ये आता है कि ये जो फॉरेन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये कौन बना रहा है? तो ये बनाया जा रहा है 1973 से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा. विद अ व्यू ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, द लंडन बेस्ड ग्रुप, नेमली द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी और IASC, is responsible for developing the international accounting standards from 1973 and it is presently known as International Accounting Standards Board. तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो 75 कंट्रीज के टॉप अकाउंटिंग बॉडीज मिल के बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिन्हें कॉमनली हम कहते हैं IFRS. पुराना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, नया IFRS है. पुराना IASC ने बनाया था, नया IASB ने बनाया है. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स issued by the IASC till 2001 are known as IAS and standards issued by IASB since 2001 are known as IFRS. I hope ये पॉइंट थोड़ा क्लियर है. आइए अब देखते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या है. तो हम उसमें देखेंगे कि IFRS बेसिकली ऐसे कंपनीज को एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स है जो स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग पर्पसेस या बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज को एप्लीकेबल होते हैं. हम भी इंडिया के अंदर इन सभी कंपनीज को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते जा रहे हैं. इसीलिए एक सीए स्टूडेंट्स को ये समझना जरूरी है कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से कंपनी को अप्लाई होते हैं. तो पहले तो आप समझिए कि अकाउंटिंग के रूल्स मल्टीपल थे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए गए, पर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में अलग है, फॉरेन में अलग है, इसीलिए अब उसमें भी डिफरेंसेस आ रहे हैं. तो उसको सिमिलर करने के लिए इंड एस लाया जा रहा है कन्वर्ज करके. अब IFRS क्या है देखते हैं. Any country can become IFRS compliant by adoption or by convergence. IFRS को कंप्लाई करने के दो तरीके हैं. या तो इंटरनेशनल बॉडीज ने बनाए वाले रूल्स एज इट इज कॉपी कर लो आप, या फिर उसमें कन्वर्ज कर लो. अडॉप्शन का मतलब है जो उन्होंने रूल्स बनाए एज इट इज ले लेंगे हम. लेकिन कन्वर्जेंस का मतलब होगा कि कंट्री विल डेवलप हाई क्वालिटी compatible accounting standards and there would be alignment of those standards of different standard setters with certain rate of compromise. Compromise से हम बोलेंगे कि थोड़े थोड़े changes करके हम लोग इंड एस को IFRS जैसा बना रहे हैं. हमें IFRS चाहिए लेकिन पूरा एज इट इज नहीं, हम उसमें चेंजेस करके लेके आएंगे उसे. मतलब हमें थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस, थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं, उनके रूल्स को एज इट इज कॉपी नहीं करना है और उसके अंदर कुछ चेंजेस करके हम इंड एस बना लेंगे उसको. इंड एस आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू IFRS बट देयर आर अ फ्यू कार्व आउट्स सो एज टू मेक देम सूटेबल फॉर इंडियन एनवायरमेंट. कार्व आउट्स का मतलब होता है छोटे छोटे चेंजेस, वर्डिंग में बोलो, रूल्स में बोलो या मेथड्स में बोलो, छोटे छोटे चेंजेस जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि हम उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंडियन एनवायरमेंट के लिए कंप्लायबल बना पाए. कन्वर्जेंस विद IFRS विल रिजल्ट इन द फॉलोइंग बेनिफिट्स. क्या बेनिफिट होगा इससे? ये क्वेश्चन ICAI भी पूछ सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंस विद IFRS. तो आपको एज इट इज यही पॉइंट्स लिखना है उसमें. इंप्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अक्रॉस द वर्ल्ड विद ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी. इंप्रूव्स इंटर यूनिट इंटर फर्म कंपैरिजन. ग्रुप कंसोलिडेशन विल बी इजी. एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज. बाहर देश के भी स्टॉक एक्सचेंजेस आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे उनके रिजल्ट दिखाने के लिए, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंटरनेशनली कंप्लायबल बना लो तो. अब आते हैं हम कार्व आउट्स के टॉपिक पे. कार्व आउट्स यानी वो चेंजेस जो हमारी गवर्नमेंट ने किया है IFRS के अंदर इंड एस बनाते टाइम. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद ICAI डिसाइडेड टू कन्वर्ज नॉट टू अडॉप्ट IFRS. जैसा मैंने बताया था ऑप्शन दो होते हैं आपके पास, या तो IFRS डायरेक्ट कॉपी कर लो या फिर आप उसमें चेंजेस कर लो. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम ICAI से पूछ के चेंजेस करेंगे और उस चेंजेस के साथ इंड एस लेके आएंगे ताकि हमारा कन्वर्जेंस हो. The decision of convergence rather than adoption was taken after a detailed analysis of IFRS requirements and extensive discussion with the stakeholders. इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, लिस्टेड कंपनीज, इन सभी से डिस्कस करने के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रही है कि कन्वर्ज कर लो, डायरेक्ट कॉपी मत करो. अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेटिंग इंड एस efforts have been made to keep the standards as far as in line with the corresponding IFRS
एंड डिपार्चर्स हैव बीन मेड वेयर कंसिडर्ड एब्सोल्युटली एसेंशियल, जहां उनको लगा कि बहुत ही जरूरी है चेंजेस करना, वहीं पे उन्होंने चेंजेस किया है. एंड दीज चेंजेस हैव बीन मेड कंसिडरिंग द फैक्टर्स ऑफ टर्मिनोलॉजी डिफरेंस, कहां पे बहुत ही मेजर टर्म में ही डिफरेंस आ जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, टर्मिनोलॉजी डिफरेंस में वेरियस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस हैव बीन मेड टू मेक इट कंसिस्टेंट विद द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द लॉ. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन प्लेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बैलेंस शीट इन प्लेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये छोटे छोटे चेंजेस है उसमें. तो IFRS जो है वो कई जगहों पे वर्ड्स अलग यूज करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यूज किया जाता है और इंडिया में स्टेटमेंट ऑफ P&L बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने वो चेंज कर दिया. बैलेंस शीट हम कॉमनली वर्ड यूज करते हैं, पर फॉरेन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोला जाता है, तो हमने वो भी चेंज कर दिया. ऐसे छोटे छोटे चेंजेस कई जगहों पे IFRS में किए गए और उसको इंडिया के अंदर इंड AS के फॉर्म में लॉन्च किया गया है. रिमूवल ऑफ ऑप्शंस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन इंड AS विज़ IFRS, कई जगहों पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ऑप्शंस को हटा दिया गया. IFRS में 2-3 ऑप्शन थे, इंडिया में एक ही ऑप्शन दिया जा रहा है ताकि आसानी से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा सके और कंसिस्टेंसी दिखे और कंपेरेबिलिटी भी हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. However, these changes will not result into carve outs. इसे carve outs नहीं बोलेंगे, इसे सिर्फ changes बोलेंगे. डिफरेंस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कई जगहों पे उनके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में और हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डिफरेंसेस हैं, तो उस वजह से IFRS को चेंज किया गया है इंड AS बनाते टाइम. सर्टेन चेंजेस हैव बीन मेड ड्यूरिंग considering the economic environment of the country which is different as compared to the economic environment presumed to be in existence by IFRS. These differences are due to differences in economic conditions prevailing in India. These differences are in deviation to the accounting principles and practices stated in IFRS and are commonly known as carve outs, जो फॉरेन के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कंडीशंस है वैसी सेम इंडिया में रहना जरूरी नहीं है और उसके वजह से कई जगहों पे चेंजेस आ रहे हैं, उसे हम बोलेंगे कार्व आउट्स. द एडिशनल गाइडेंस गिवन इन इंड AS ओवर एंड अबव व्हाट इज गिवन इन IFRS इज टर्म्ड एज कार्व इन. अब कार्व इन और कार्व आउट दो कंसेप्ट यहाँ पे ICAI लेके आ रहा है. जो हमने कट करके निकाल दिया वो कार्व आउट, और जो हमने नया ऐड कर दिया है उसे वो बोल रहे हैं कार्व इन. तो दो चीजें हमको समझनी होती है इंड AS समझते टाइम. IFRS के कंपेरिजन में कार्व इन और कार्व आउट, नई चीज लेके आए तो कार्व इन, पुरानी चीज हटा दी गई है तो कार्व आउट. तो आइए शॉर्ट में समझते हैं कि इंड AS बनता कैसे है. IFRS को लिया जाता है और उसके अंदर कुछ डिपार्चर्स होंगे. डिपार्चर्स मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में चेंजेस. अगर चेंजेस हम कर रहे हैं और उससे कार्व आउट हो रहा है तो हम बोलेंगे इट रिजल्ट्स इन कार्व आउट. अगर कार्व आउट नहीं हो रहा है तो इट डज नॉट रिजल्ट इन कार्व आउट. कार्व आउट मतलब क्या, तो अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में डेविएशन कर रहे हैं, यानी IFRS एक बात बता रहा है और इंड AS दूसरी बात बता रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये कार्व आउट हो गया. लेकिन अगर हम सिर्फ ऑप्शंस को कैंसिल कर रहे हैं, IFRS में ऑप्शंस है मल्टीपल और उसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो इससे कार्व आउट नहीं होता, नॉट रिजल्टिंग इन कार्व आउट. रिमूवल ऑफ ऑप्शंस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डज नॉट रिजल्ट इन कार्व आउट. तो बेसिकली हम लोग कन्वर्जेंस कर रहे हैं IFRS का इंडिया के अंदर, और ICAI, NFRA, SEBI, RBI ये सभी कंसर्न है कि IFRS से जितना हो सके हम कंप्लीटली कंप्लाई कर सके. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमने कन्वर्जेंस का तरीका यूज किया है. छोटे छोटे कार्व इन कार्व आउट करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी में. फिर हमने देखा इसी के आगे कि recent stream of overseas acquisition by Indian companies, there is need for adoption of high quality standards to convince foreign enterprises about the financial standing as also the disclosure and governance standards of Indian acquirers. तो कई बाहर के कंपनीज को इंडियन कंपनीज ने एक्वायर कर लिया है, तो वहां पे भी उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है. तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉरेन के लिए कंप्लाई होना जरूरी है, क्योंकि बाहर के कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया के कंपनी बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं. In India, ICAI has worked towards the convergence of global accounting standards by considering the application of IFRS in the Indian corporate environment. Recognizing the growing need of full convergence with IFRS, ICAI has constituted a task force to examine various issues involved. ICAI की एक टास्क फोर्स है जो हमारे इंड AS को डेवलप कर रही है IFRS के साथ कन्वर्ज करने के लिए. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस चार्ट के जरिए कि ICAI has chosen convergence with IFRS, not adoption.
application of IFRS in India considering the legal and other conditions prevailing in India. डेविएशन जहां पे जरूरी है हम चेंजेस करेंगे. और डिसीजन टू हैव 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हम लोग 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे. एक है एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो छोटे बिजनेसेस को एप्लीकेबल है, और एक रहेगा इंड AS जो बड़े बिजनेसेस को अप्लाई होगा. अब किस बिजनेस को हमको छोटा बिजनेस बोलना है और किस बिजनेस को बड़ा बिजनेस बोलना है, ये हम आगे देखने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी के केस में. आइए चलते हैं हम आगे. व्हाट आर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस टॉपिक पे. इंड AS आर IFRS converged standards issued by Central Government of India under the supervision of ASB of ICAI and in consultation with NFRA. तो अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इशू किए हैं वो इन कंसल्टेशन ऑफ ICAI आए हैं. सही है या गलत है? तो यहाँ पे गलत है क्योंकि कंसल्टेशन NFRA का है और सुपरविजन कंट्रोल ICAI का है. तो इस पे MCQ के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ डैश, उसमें आ सकता है ICAI आंसर. ऑप्शंस में रहेगा SEBI, RBI, ICAI, NFRA, आपको चूज करना है ICAI. अगर वो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड इंड AS अंडर द कंसल्टेशन ऑफ डैश, तो अब कंसल्टेशन के टाइम पे आपको लिखना है NFRA. NFRA recommends these standards to MCA and MCA has to spell out the accounting standards applicable to the companies in India. जो भी कंपनीज है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इशू करेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो चुके हैं. इंड AS आर नेम्ड एंड नंबर्ड इन द सेम वे एज करस्पॉन्डिंग विद द IAS यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. हाउएवर इंड AS करस्पॉन्डिंग टू IFRS वन नीड टू एड 100 टू द IFRS. तो बेसिकली IFRS जो है वो IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3 है, लेकिन इंड AS बनाते टाइम हम उसके आगे 100 ऐड कर दे रहे हैं. तो वो दिखेगा IFRS 1 जो है वो दिखेगा एज इंड AS 101, IFRS 2 इंड AS 102, IFRS 3 इंड AS 103, IFRS 4 इंड AS 104. ऐसा हिस्ट्री की तरफ समझते थोड़ा कि ये क्यों हो रहा है. तो ये सारा 2006 में इनका प्रोसेस शुरू हुआ था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2011 से इम्प्लीमेंट करने की तैयारी की थी. फिर गवर्नमेंट चेंज हुई. फिर 2014 में फाइनेंस मिनिस्टर ने, लेट श्री अरुण जेटली जी ने अपनी बजट स्पीच में बताया था कि अब अर्जेंसी है कि हमें IFRS की तरफ कन्वर्ज करना चाहिए. और फिर कंपनीज अकाउंटिंग रूल्स 2015 ये आने के बाद फरवरी 2015 से रोड मैप बनाया गया कि किस तरीके से हम एक एक कंपनीज को अप्लाई करते जाएंगे IFRS. उस रोड मैप के अंदर बताया गया था कि कौन से टाइम पे कौन से कंपनीज को अप्लाई होगा. और 1 अप्रैल 2015 से सभी को वॉलंटरीली अलाउड था, बाद में मैंडेटरी हो गया है 1 अप्रैल 2016 से. अब इसमें आप देखोगे IFRS 1 जो है वो इंड AS 101 के जैसा दिख रहा है, IFRS 2 इंड AS 102 के जैसा दिख रहा है. इस तरीके से कई सारे इंड AS रहेंगे. और साथ ही साथ इसी टेबल में आप देख सकते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस नोट उसके रिलेटेड ICAI ने क्या दिया है. तो ये टेबल काफ़ी काम आएगा अगर आपको कंपेयर करना है तो ये काफ़ी बड़ा टेबल है जो आप रेफ़र कर सकते हो आने वाले टाइम में जब हम एक एक से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. अब इसका एप्लीकेशन हमने देखा कि फेज़ वाइज हुआ है. सबसे पहले 1 अप्रैल 2016 से इंड AS किसको अप्लाई हुआ है, तो वो अप्लाई हो रहा है कंपनीज जो लिस्टेड है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है और जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है. अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है और पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ अबव कंपनीज, इन सभी को इंड AS अप्लाई हुआ 1 अप्रैल 2016 से. 1 अप्रैल 2017 से ऑल कंपनीज विच आर लिस्टेड, ठीक है. तो पहले था 500 करोड़ के ऊपर वाले लिस्टेड कंपनीज, अब आ गए ऑल लिस्टेड कंपनीज, यानी उनको 1 साल का टाइम मिला था. अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर. देखो 500 करोड़ के ऊपर वाले तो 2016 से अप्लाई हो गए और 2017 से 250 करोड़ के ऊपर वालों को अप्लाई हो गया. और इनके एसोसिएट, सब्सिडरी, JV, इन सबको. NBFCs को 2018 से अप्लाई होना शुरू हो गया है जो 500 करोड़ से ऊपर वाले हैं, और 500 करोड़ से नीचे वाले NBFCs को 2019 से ही अप्लाई हो चुका है. तो मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम बड़े कंपनीज को इंड AS अप्लाई होता है. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को भी ये 1 अप्रैल 2018 से अप्लाई हो चुका है और इंश्योरेंस कंपनी को भी ये 1 अप्रैल 2018 से अप्लाई हो चुका है.
तो मैक्सिमम कंपनीज इसके अंदर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया है। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा एंड होता है, यहाँ से आपका समरी चालू होता है। तो आइए समझते हैं इस पूरे चैप्टर की समरी। हम लोग देख रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट का पूरा समरी एक साथ। समरी क्या बोलता है देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है जो हमको मेथड ऑफ अकाउंटिंग में सिलेक्शन करने में आसानी करते हैं, जो कंपेरेबिलिटी बढ़ाते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। इंटरनेशनली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं उसे IFRS बोला जाता है। इंडिया के अंदर हम लोग जो फॉलो करते हैं वो 2 टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक है AS, दूसरा है IND AS। AS वो है जो छोटे बिजनेसेस को एप्लीकेबल है, IND AS वो है जो बड़े कंपनीज को एप्लीकेबल है। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि CA इंटर के अंदर हमारे लिए मेन टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ना कि IND AS। IND AS डिटेल में हम कवर करेंगे फाइनल में, CA फाइनल के अंदर। हमारे पास क्या दिया गया है समरी में देखते हैं। The accounting standard aim at improving the quality of financial reporting by promoting comparability, consistency, transparency. ये 3 मेन एम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। In the interest of the users of the financial statement, ICAI has so far issued 29 AS। अभी तक 29 AS आ चुके हैं, जिसमें से अभी 27 ही बचे हैं क्योंकि AS6 और AS8 मर्ज हो चुका है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो AS6 था वो मर्ज हो चुका है AS10 के साथ, और AS8 जो था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो मर्ज हो चुका है AS26 के साथ। तो 27 AS अभी है। इन सिनारियो ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया कैन नॉट आइसोलेट इटसेल्फ फॉर द डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस वर्ल्ड वाइड, यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारा हो रहा है। इसीलिए ICAI, सेंट्रल गवर्नमेंट, SEBI, RBI ये सब मिलके IFRS की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। अकाउंट्स के तरफ हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ज कर रहे हैं। कन्वर्ज मतलब हम IFRS कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसमें कन्वर्ज कर रहे हैं। To the extent possible with the objective of formulating sound financial reporting standards. IND AS are IFRS converged standards issued by the central government of India under the supervision and control of ASB of ICAI and in consultation with NFRA. As per MCA notification dated 16th February 2015, IND AS converged with the IFRS shall be implemented on voluntary basis from 1/5/2015 and mandatorily from 1 April 2016. सेपरेट रोड मैप्स हैव बीन प्रिस्क्राइब। हमने देखा था मेन हमारे वीडियो में कि किस तरीके से 2016, 17, 18, 19 में अलग अलग स्टेजेस में IND AS को अप्लाई किया गया। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आर इशूड बाय, नॉन कॉर्पोरेट वालों के लिए ICAI, C रहेगा इसका आंसर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है बताइए। हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज और इंप्रूव द रिलायबिलिटी। मैनिपुलेट तो नहीं आ सकता, तो आंसर रहेगा C, बोथ A एंड B रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ऑर्डर टू एंश्योर ऑल ऑफ द अबव। हमें तीनों मिलेंगे इससे, कंपेरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी। Which committee is responsible for approval of accounting standards and their modification for the purpose of applicability to companies? Applicability to companies में हम आंसर लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी को अप्लाई होता है या नहीं होता है ये हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बताती है। और लास्ट पॉइंट है ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटेट्स ऑल ऑफ द 3 आना चाहिए, क्रॉस बॉर्डर फ्लो, कंपेरेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थियोरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन ब्रीफ एंड स्टेट द एडवांटेजेस। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी ये सब आएगी उससे, और एडवांटेजेस क्या है, जो एडिशनल डिस्क्लोजर देने का होता है, कन्फ्यूजन कम होगा, कंपेरेबिलिटी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें एडवांटेजेस में आएंगी। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, उसके स्टेप्स क्या है और कैसे IFRS की तरफ हम इसको कन्वर्ज कर रहे हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एमर्जेंस ऑफ IFRS एज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें कि किस तरीके से इंडिया एक ग्लोबल बिजनेस वाला कंट्री बन चुका है और कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको अकाउंटिंग भी ग्लोबल तरीके से करनी पड़ती है। What do you mean by carve out and carve in? तो हमने ये भी डिटेल में देखा था। कार्व आउट मतलब हम जो IFRS में से कुछ पॉइंट्स निकालते हैं और हमारे पॉइंट्स अलग से लिखते हैं। बेसिकली IFRS के अगेंस्ट अगर हम कुछ कर रहे हैं अकाउंटिंग में तो वो होगा कार्व आउट।
और अगर हम सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसको कार्व आउट नहीं बोला जाता। कार्व इन का क्या मतलब होता है? तो अगर हम कोई न्यू पॉइंट आईएफआरएस में ऐड करके हमारे इंडेस को बना रहे हैं तो उसे बोला जाएगा कार्व इन। तो इसका डिटेल्ड आंसर आपको लिखना होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर डायरेक्टली मिल जाएगी। तो यही वर्डिंग आपको एग्जाम में भी लिखना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। इसी के साथ हम लोग ये पूरा टॉपिक करते हैं यहाँ पे समाप्त। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।